हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां पर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक आईपीओ का इकोसिस्टम क्या होता है। अगर मैं इकोसिस्टम आपको समझाऊं तो आईपीओ के इकोसिस्टम में क्या है, एक कंपनी है जो आज फॉर्म हुई है। कंपनी ने 5 साल 10 साल अपना काम किया, बिजनेस किया। अब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है। अब कंपनी आई आईपीओ के थ्रू पैसा उठाने मार्केट से। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं, कुछ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो इस इकोसिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो एक कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है, जिसको जब भी पैसे की जरूरत होती है वो मार्केट में आती है। इन्वेस्टर्स हैं जिनको लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है, कुछ को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। और बीच में एक एजेंसी आती है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो इन आईपीओ की परमिशन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इकोसिस्टम को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का मतलब ये होता है जहां पर कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को एनएससी बीएससी पे लिस्ट करवाती है। तो एनएससी बीएससी पे लिस्ट कराने का मतलब हो गया कि अब कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन चुकी है। अब आईपीओ लाया क्यों जाता है दोस्तों? दो ही इंपॉर्टेंट कारण है। आप कोई भी आईपीओ जब देखते हो उसके अंदर दो ही चीजें होती हैं। या तो नया आईपीओ के नए शेयर इशू होते हैं, कंपनी नए शेयर इशू करती है और पैसा रेस करती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ के थ्रू सेल करते हैं। तो यही दो पर्पस बेसिकली होते हैं। अगर मैं आईपीओ की बोर्ड की बात करूं तो इंडिया में दो बोर्ड हैं जहां पर आप अपनी कंपनीज को लिस्ट कर सकते हो। इसको मैं एक बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा कि मान लेते हैं आपके पास एक एसएमई है, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। अगर उसको पैसा रेस करना है तो वो एनएससी बीएससी पे आ सकता है। उसके लिए एनएससी बीएससी ने अलग से एक्सचेंजेस बना रखे हैं। एनएससी में उसको हम एनएससी इमर्ज कहते हैं, बीएससी में उसको बीएससी एसएमई एक्सचेंज कहते हैं। तो वो अलग से एक्सचेंज बने हुए हैं। और अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये जो एसएमई के लिए अलग से एक्सचेंज शुरू किया गया था, ये 2012 में किया गया था। 2012 से पहले एसएमई के लिए कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं था जहां से एसएमई पैसा मार्केट से रेस कर सके। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो इंडिया का एसएमई है, आज की डेट में 6 करोड़ एमएसएमई इंडिया के अंदर है। तो एक इकोनॉमी के अंदर देखा जाए तो एमएसएमई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और किसी भी बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उस बिजनेस के अंदर रेगुलर फंड्स की जरूरत होती है। तो इसी को देखते हुए 2012 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलग से एनएससी बीएससी के अंदर इनके लिए एक्सचेंज बनवाया था। इसके अलावा मेन बोर्ड एक्सचेंज होता है जिसमें तो आपको पता ही है, बीएससी एनएससी के अंदर कंपनियां अपने आप को लिस्ट कराती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी प्रोसेस क्या होती है। कि जैसे मान लेते हैं आप अपनी एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कंपनी चलाते हो। हम मान लेते हैं आपकी कंपनी एसएमई है, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब पैसे की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप मार्केट के अंदर अपना आईपीओ ला सकते हो। या फिर अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है तो वो मेन बोर्ड के अंदर आईपीओ ला सकती है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप अपना आईपीओ मार्केट के अंदर ला सकते हो। तो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपको 50 करोड़ की जरूरत है पैसे की मार्केट से उठाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लीड मैनेजर को मार्केट से आइडेंटिफाई करोगे। लीड मैनेजर का काम क्या होता है? डीआरएचपी प्रिपेयर करना। डीआरएचपी क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी जब भी अपना आईपीओ लेके आती है उसको सबसे पहले डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है सीबी के साथ या एक्सचेंजेस के साथ। तो उस डीआरएचपी के अंदर बेसिकली सारी डिटेल होती है। आपका बिजनेस की डिटेल होती है, आपके फाइनेंशियल, आपका मैनेजमेंट, आपके रिस्क फैक्टर, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में उसके अंदर होती है।
वो प्रेजेंट किया जाता है सेबी को या एनएससी बीएससी को। अगर आपका मेन बोर्ड का आईपीओ है तो उसमें सेबी की अप्रूवल लगती है, अगर आपका एसएमई है तो उसके अंदर एक्सचेंजेस की परमिशन लगती है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ एलएम है, उसके बाद एलएम आपका डीआरएसपी प्रिपेयर करता है, फिर डीआरएसपी फाइल करता है एक्सचेंजेस को या सेबी को, फिर सेबी की अप्रूवल मिलती है, फिर एलएम उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है वो फाइल किया जाता है और कंपनी को लिस्ट कराया जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा प्रोसेस में कि कैसे एक छोटी कंपनी या एक बड़ी कंपनी मार्केट के अंदर आईपीओ लेके आती है, उसके क्या क्या रीजन होते हैं, क्यों आईपीओ लाया जाता है। फिर हमने समझा कि अगर एक आईपीओ आ रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो अभी तक हमने जो समझा वो समझा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। अब हम समझेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। अब मान लेते हैं एक XYZ कंपनी है, वो कंपनी आईपीओ के लिए तैयार है, और हम इस एग्जांपल में आपको समझाऊंगा केवल मेन बोर्ड के लिए, एसएमई की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसएमई के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके लिए मिनिमम लॉट साइज 1 लाख रुपए का होता है। तो हम नॉर्मल आईपीओ की बात करेंगे मेन बोर्ड की, जहां पर एक एप्लीकेशन 15,000 रुपए में लग जाती है। दोस्तों मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कंपनी लॉस में है तो वो अपना आईपीओ नहीं ला सकती। तो ये आज मैं आपका मिथ बस्ट करूंगा। एज पर सेबी, अगर किसी भी कंपनी को आईपीओ लाना है तो उसके 2 रूट होते हैं। 2 रूट्स आर देयर। वन इज द प्रॉफिटेबल रूट, सेकंड इज द क्यूआईबी रूट। प्रॉफिटेबल रूट का मतलब यह है कि अगर आपकी कंपनी कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर रखी है सेबी ने, वो अगर आपकी कंपनी सेटिस्फाई करती है और पिछले 3 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है तो आप अपना आईपीओ ला सकते हो। अगर मान लेते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और पिछले 3 सालों में लॉस में रही है तो वो क्यूआईबी रूट के थ्रू लाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आप आईपीओ के अंदर देखोगे 3 टाइप की कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। पहला होता है क्यूआईबी, जिसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर कहते हैं। सेकंड होता है एचएनआई, जिसको हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कहते हैं। तीसरा होता है रिटेल, ठीक है, जैसे हम छोटे मोटे इन्वेस्टर्स। तो क्यूआईबी जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, और या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स जो होते हैं बेसिकली क्यूआईबी का पार्ट होते हैं। और क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, इसके अंदर सबसे जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है वो क्यूआईबी होता है। तो जो प्रॉफिटेबल रूट होता है, अगर कंपनी, एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो कि प्रॉफिटेबल है, तो वहां पे आप देखिएगा रिटेल का जो कोटा होता है वो 35% का होता है। मतलब अगर 1,000 करोड़ का अगर आईपीओ आ रहा है तो उसमें 350 करोड़ रुपए जो है वो रिटेल के लिए एप्लीकेबल होगा। अब मैं क्यूआईबी रूट की बात करता हूं, तो देखो क्यूआईबी रूट में क्या हुआ कि क्यूआईबी का 75% हो गया, रिटेल के लिए केवल 10% रह गया। इसका मतलब यह है कि सेबी ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी लॉस में है लेकिन हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है आईपीओ के लिए, तो आप आईपीओ ले आओ। लेकिन उस आईपीओ में क्यूआईबी जो है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, 75% शेयर खरीदेंगे। अगर 75% वो शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो रिटेलर का हित देखते हुए सेबी ने ये फैसला किया है, या एक डिसीजन रूट बनाया है कि आपके पास क्यूआईबी में 70% कोटा होना चाहिए। तो आपके पास, आप समझ गए ना कि 2 टाइप के पॉसिबल रूट्स हैं, प्रॉफिटेबल रूट्स है, एक क्यूआईबी रूट है। इन दोनों रूट के थ्रू आईपीओ लाया जाता है। एग्जांपल दे दूं, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है 26 तारीख, लास्ट 27 अप्रैल को उन्होंने डीआरपी फाइल किया था। कंपनी लॉस में है तो वो क्यूआईबी रूट से आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो जो भी आईपीओ आएगा लगभग 8,000 करोड़ का आएगा, तो उसमें से 800 करोड़ रुपए रिटेल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये आप कभी भी, कोई भी नया आईपीओ आता है तो आप ये दोनों चीजें चेक कर सकते हैं कि रिटेल का काउंटर उसमें कितना है, और क्यूआईबी के केस में कितना है, और प्रॉफिटेबल कितना है। तो ये तरीके जिसके थ्रू आईपीओ लाया जाता है एज ए इन्वेस्टर के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। तो दोस्तों चांसेस ऑफ अलॉटमेंट इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आईपीओ आ रहा है उसका साइज क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ईज माई ट्रिप, ये 510 करोड़ का आईपीओ था। इसमें रिटेल कोटा 10% था, क्योंकि इसके लास्ट 3 ईयर का अगर फाइनेंशियल देखो तो लॉस में थी। तो रिटेल कोटा बचता है केवल 51 करोड़ का। जब इतना छोटा रिटेल कोटा है तो इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप देखो 70 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब चांसेस अलॉटमेंट क्या है कि जब 70 टाइम्स भर गया है तो 70 लॉट पे 1 लॉट मिलने के चांसेस हैं। यानी अगर आप 70 एप्लीकेशन लगाओगे तो चांस है 1 एप्लीकेशन मिलने का। अगर मैं एचडीएफसी एमसी की बात करूं, जहां पर लॉट साइज बढ़ गया, द आईपीओ साइज बढ़ गया, और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इसमें रिटेल का कोटा भी ज्यादा है,
तो रिटेल का कोटा इस पे 980 करोड़ का है। तो जब रिटेल का कोटा 980 करोड़ का है तो इसमें आप देखो सब्सक्रिप्शन एचडीएफसी एएमसी में 6.57x है, यानी केवल 6 टाइम्स ये भरा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 7 या 8 एप्लीकेशन लगाओगे तो एक एप्लीकेशन मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली एसबीआई कार्ड देखो, अब एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ आया था 10,000 करोड़ का आया था। तो जब एसबीआई कार्ड का 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था और वो प्रॉफिटेबल कंपनी थी तो उसमें रिटेल का परसेंटेज 35% था, यानी रिटेल का कोटा 3500 करोड़ का था। तो कितना भरा था दोस्तों? केवल 2.5 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि जो हम चांसेस ऑफ अलॉटमेंट की बात करते हैं कि हमें आईपीओ में कितनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेंगी तब जाके हमें अलॉटमेंट मिलेगी, तो वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आईपीओ का साइज है वो कितना है और जो आईपीओ आ रहा है वो प्रॉफिटेबल रूट से आ रहा है या क्यूआईबी रूट से आ रहा है। अब बात करें हाउ टू अर्न फ्रॉम आईपीओ। देखो आईपीओ अगर आप ऐसे बिजनेस देखो तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जहां पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। तो आज के एग्जांपल में मैं ये मान के चलता हूं कि आपको टिप देता हूं, एक एडवाइस देता हूं कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो उसको आप साइड में रख दीजिए और 10 अकाउंट ओपन कराइए डीमैट के अपने फैमिली मेंबर्स के। जब भी आईपीओ आएगा तो उन 10 अकाउंट से एक एक एप्लीकेशन लगाइए। एक एक एप्लीकेशन का मतलब हो गया पर एप्लीकेशन 15,000 रुपए, यानी आपके 1.5 लाख रुपए आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अब देखिए 2016 के अंदर 26 आईपीओ आए थे, 2017 के अंदर 38 आईपीओ आए थे, 2018 में 24, 2019 में 16, 2020 में 15। अब देखो थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा करते हर साल कुछ ना कुछ आईपीओ कम हुए। तो दोस्तों 2016 के अंदर 17 के अंदर बहुत ज्यादा आईपीओ इसलिए आए थे क्योंकि मार्केट उस समय पीक पे था। तो जब भी मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तब बहुत आपको आईपीओ नजर आएंगे, जब भी मार्केट कंडीशन पुअर होगी तो आपको कम आईपीओ नजर आएंगे। उसका कारण यह है कि जब भी मार्केट कंडीशन अच्छी होगी तो आईपीओ को अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। तो अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, इन्वेस्टर्स को भी मिलेंगे अगर वो बेच रहे हैं, या कंपनी अपने फंड्स के लिए ले रही है तो उनको भी अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जब भी मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो आपको बहुत अच्छे आईपीओ नजर आते हैं। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि अगर मैं 10 एप्लीकेशन लगाता हूँ हर आईपीओ में, ठीक है, तो मैं साल का कितना कमा सकता हूँ। तो हमने कैलकुलेशन के लिए माना है कि 2016 में 26 आईपीओ आए थे। तो दोस्तों हर आईपीओ में आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें उन्हीं आईपीओ में पैसा लगाना है जो अच्छी कंपनीज है, जो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो इसके लिए अगर अब आपको पता कैसे चले कि कंपनी अच्छी है बुरी है, तो उसके लिए आप हमारी इन्वेस्टर जोन की वेबसाइट पे आ सकते हैं। जो भी आईपीओ खुलता है उसकी हम एनालिसिस करते हैं, वहां पे हमारा कमेंट सेक्शन है जहां पे डिस्कशन होता है। फिर हम फाइनलाइज करते हैं कि इस आईपीओ हमको पैसा लगाना है नहीं लगाना। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 26 आईपीओ आए हैं तो 50% हमेशा अच्छे आईपीओ ऑन एन एवरेज मार्केट में आपको मिलेंगे। जब मैं अच्छे आईपीओ की बात करता हूं तो अच्छे आईपीओ वो है जिनमें आपको पैसा लगाना है और जहां पर 20 से 25% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन आपकी अगर मान लीजिए अगर आप 50% आईपीओ में लगाते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो एक एप्लीकेशन पे आपको लगभग 3,000 रुपए कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 20% रिटर्न 15,000 का, एक 15,000 की एप्लीकेशन लगी, 20% रिटर्न हो गया 3,000 रुपए। और ऑन एन एवरेज देखा जाए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो अगर आपके 10 अकाउंट है तो चाहे आईपीओ कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो तो आपको ये ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो 2 एप्लीकेशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो 2 एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि अगर आप एक आईपीओ में पैसा लगाओगे तो आपको कम से कम 6,000 रुपए मिलने के चांसेस हैं अच्छे आईपीओ में। और अगर मैं 2016 में 26 आईपीओ देखूं तो उसमें से मानता हूं कि 13 आईपीओ जो है जिनमें आप पैसा लगाओगे, तो 13 आईपीओ में जब आप पैसा लगाओगे तो 13 आईपीओ साल के हुए और पर अब आईपीओ का आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 6,000 रुपए। तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 78,000 आएगा। यानी आपकी जो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है उस पर आप आराम से 78,000 मतलब लगभग 50% से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको आप जरूर अपनाइए। 10 अकाउंट ओपन कराइए और उसको साइड में रख दीजिए, पैसे को पैसा सेविंग अकाउंट में रखिए। 1 या 2 2.5% जो सेविंग का इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपको मिलता रहेगा। जैसे ही आईपीओ आए आईपीओ में अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन आती है, प्रॉफिट बुक कीजिए। तो आईपीओ एक अच्छा तरीका हो सकता है जहां पर आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसी स्लाइड के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे एक इकोसिस्टम एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे एक कंपनी खड़ी होती है, अपना बिजनेस रन करती है, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो मार्केट के अंदर आती है। मार्केट के अंदर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर आईपीओ के थ्रू पैसा लगाते हैं,
कुछ इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लगाते हैं, कुछ लिस्टिंग गेन के लगाते हैं। तो एक इकोसिस्टम बन जाता है जहां पर कंपनी और इन्वेस्टर दोनों फायदा कमाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो अंत करूंगा। आपसे एक फिर से अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।